हेलो दोस्तों। आज हम जियोग्राफी के प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। देखिए, हमने इसमें सेकेंड टाइप के क्वेश्चन जो किए थे, तो इसमें हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे सेकेंड टाइप में, ठीक है। और आज हमें 36 से करना है। तो देखिए 36 नंबर क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से तीनों अक्षांश रेखाएं जाती हैं। अक्षांश रेखाएं तो पता होगा आपको कौन सी होती हैं, जो पूरब से पश्चिम की ओर इस तरीके से जो रेखाएं जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो उन्हीं की बात कर रहा है कि किस कॉन्टिनेंट से तीनों रेखाएं जाती हैं। तो हमारा जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, कौन सा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, जो इस प्रकार का है, वहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं जाती हैं, ठीक है। पहले कर्क रेखा, फिर इसके बाद भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। तो इन्हीं तीनों रेखाओं के बारे में बात कर रहा था। तो हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर का। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ नंबर का हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, अफ्रीका से, ठीक है। अब 37 में की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही लिखा है। इसमें देखिए पहला नंबर ऑप्शन है कि 23.5 डिग्री दक्षिण में कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो दक्षिण में नहीं है, कहाँ है, उत्तर में है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर दूसरे में लिखा है 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, तो ये ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, दो ऑप्शन और हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में मकर रेखा, तो मकर रेखा नहीं है, ये भी गलत है। और 66.5 डिग्री उत्तर अंटार्कटिक, तो अंटार्कटिक नहीं है, उत्तर में आर्कटिक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अयनांत को देखा जाता है। किस डेट को देखा जाता है, 21 दिसंबर को, 5 अगस्त को, कि 10 जनवरी को। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1, 21 दिसंबर को देखा जाता है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर लेंगे, सेम क्वेश्चन अभी आगे है इसमें। तो मैंने एक मैप लगाया है, उससे पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एकमात्र ग्रह जिसकी घूर्णन की अवधि सूर्य की चारों ओर परिक्रमण की अवधि से अधिक है। अब पहले इस क्वेश्चन का सेंस समझते हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ यह है, जैसे हम मान के चलिए हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी जो अपने अक्ष पे रोटेट करती है, तो इसका रोटेशन एक बार 24 घंटे में हो जाता है। कितने घंटे में हो जाता है, 24 घंटे में। लेकिन यदि यही पृथ्वी हमारे सूर्य की चारों ओर जब रोटेट करती है, किसके साथ चारों ओर, सूरज के चारों ओर जब रोटेट करती है, तो सूरज के चारों ओर रोटेट करने में इसको कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्रह की बात हो रही है कि जिसको अपने अक्ष पे, अपनी जगह में घूमने पर, यहाँ पे मतलब घूमने पर उसको अधिक दिन लगते हैं, और सूरज के चारों तरफ जब घूमता है तो उसमें कम दिन लगते हैं। तो ऐसा हमारा ग्रह है कौन सा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जिसको अपनी अक्ष पर घूमने पे, यानी उसका जो एक दिन है, एक दिन वो 2 से 43 दिन में होता है। कितने दिन में, 243 दिन में वो घूमता है, ठीक है। और इसके अलावा जो अपने अक्ष पे जब घूमता है तो 243 दिन में, और जब सूरज की परिक्रमा करता है तो यहाँ पे जब ये अपना एक दिन का जब चक्कर लगाता है तो कितने दिन लेता है, 243 दिन। लेकिन जब सूरज के चक्कर लगाता है, जब सूरज के चक्कर लगाता है तो इस सूरज के चक्कर लगाने में 225 दिन में ही सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसका मतलब इसका जो दिन है, एक दिन, वो पूरे सूरज के चक्कर लगाने से भी अधिक दिन, अधिक ज़्यादा दिनों में पूरा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, शुक्र, 3 नंबर का ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे लिखा है कि कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे धातु के बारे में पूछा है, ठीक है। यदि किसी भी तत्व के बारे में पूछता तो हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, सबसे अधिक पाया जाता है 46%। लेकिन धातु के बारे में पूछा है तो यहाँ पर धातु हमारा सबसे अधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। लेकिन हम इसके अलावा और भी याद रखेंगे, हमारे साथ और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, और इसके बाद क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन। और इसके बाद क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। क्या पाया जाता है, एल्युमिनियम। और इसके बाद लास्ट में क्या पाया जाता है, आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे क्रम से, सबसे अधिक ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन,
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है, तो आयरन के लिए यहाँ पे आई बनाया है, यहाँ पे एफ ही बना लीजिए। इसको जो सिंबल है तो क्या होता है, एफ ही होता है। ठीक है, एफ ई फेरस में। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ही हो जाएगा। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, फेरस। ठीक है, तो ये हमारे 4 तत्व तो आप याद रखेंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है। पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच की जो अंतिम रेखा है उसको क्या बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा है, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ मैप लगाए हैं, उनमें से देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे हमारा मैप लगा है। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है, ये पृथ्वी है। और पृथ्वी में ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, ये इधर से भी आपने सौर ज्वाला का नाम सुना ही होगा। इसके पीछे क्वेश्चन भी थे, इसके क्वेश्चन भी थे पीछे। देखिए, यहाँ से जैसे सोलर फ्लेम्स आती हैं ऐसे ऐसे तरीके से, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे टकराती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक रेखा नज़र आ रही होगी, ये मैग्नेटोपास। क्या है, मैग्नेटोपास। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर। तो इसी को जो हो तो हमारा वहाँ पे ये मैग्नेटोस्फीयर है, और मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर यहाँ पे देखिए मैग्नेटोपास, इसी रेखा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से दूसरे कलर से करता हूँ, ये मैग्नेटोपास और ये मैग्नेटोस्फीयर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैग्नेटोपास, क्योंकि मैग्नेटो जो पास है वो मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर है, मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर है। ठीक है, देखिए ये हमारा मैग्नेटोपास है और ये मैग्नेटोस्फीयर है, ये पूरा मैग्नेटोस्फीयर है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वाला हिस्सा पूरे पृथ्वी का, और ये मैग्नेटोपास जो लाइन है इसके बारे में बात हो रही थी क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच, जो बाहर का अंतरिक्ष है उसके बीच में कौन सी अंतिम रेखा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटोपास। ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं 42 की तरफ। इसमें लिखा धरती पर एक देशांतर के बीच की दूरी, तो ये हमारी होती है 111 किलोमीटर। इसको आपको एक तरीके से रट ही लेना है। ठीक है, कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो ये इजी क्वेश्चन है। ये 30% के आसपास पाया जाता है पानी। ठीक है, महाद्वीपों का विस्तार मतलब महाद्वीप 30% पे, और पानी यानी समुद्र 71% पे। ठीक है, लगभग पाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। इसमें क्या लिखा है, 44 में लिखा है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच पाई जाती है। तो ये एक तरीके से समझिए कि एक लाइन है जो हमारे पृथ्वी की जो परतें हैं उनके बीच में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर, देखिए ये ऊपर क्रस्ट है हमारा, ऊपर क्या है, क्रस्ट है, ऊपर क्या है, क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे मेंटल है, क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। अब यहाँ पे मेंटल में देखिए ये अपर मेंटल है और ये लोअर मेंटल है, ये कोर है, ये पूरा इतना कोर है। तो इस कोर में ये आउटर कोर और ये इनर कोर। अब यहीं पे समझना है हमें कि यहाँ पे देखिए कई सारे जो तो जो एक दूसरे से ज्वाइंट होती हैं, वहाँ पे जो लाइनें हैं उनको क्या नाम दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोनराड डिसकंटिन्यूटी, ये सबसे ऊपर वाला कोनराड डिसकंटिन्यूटी, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को कौन सा डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, कोनराड असंबद्धता रेखा ये अलग करती है। ठीक है, अब इसके बाद यदि हम देखें कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन अलग करता है, तो मोहे डिसकंटिन्यूटी, कौन सी, मोहे डिसकंटिन्यूटी अलग करती है। ठीक है, ये पूरा आपको याद ही रखना पड़ेगा। सबसे पहले कोनराड, फिर दूसरा मोहो। ठीक है, मोहो किसको अलग करता है, लोअर क्रस्ट को और अपर मेंटल को। फिर अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को कौन अलग करेगा, तो रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, कौन सी, रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल को और लोअर मेंटल को, अपर मेंटल को लोअर मेंटल से अलग करेगी रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। इसके आगे देखते हैं, अब लोअर मेंटल को
लोअर मेंटल को आउटर कोर से, यानी आप इसको अपर कोर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आउटर कोर को यानी बाहरी कोर से कौन सा अलग करता है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। कौन सा अलग करता है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके आगे भी देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि फिर आउटर कोर को इनर कोर से कौन और अलग करेगा? तो लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। कौन सा? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसमें हम लेटर से याद कर सकते हैं, ABCD से, ठीक है। देखिए कैसे याद करते हैं, मैं बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले कौन सा है? कोनराड। कौन सा है? कोनराड। तो पहले C बनाएंगे, फिर M बनाएंगे, C से कोनराड, M से मोहो, फिर रेपेटी, और इसके बाद फिर क्या है? गुटनबर्ग, और इसके बाद फिर क्या है? लेहमैन, ठीक है। क्या है? लेहमैन। अब इसमें देखिएगा कैसे याद करना है। जो सबसे पहले जो कोनराड है, तो अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, ठीक है। फिर यहाँ पे लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से, लोअर क्रस्ट को अपर मेंटल से, कौन सा? मोहे, ठीक है। फिर लोअर मेंटल को आउटर कोर से, लोअर मेंटल को आउटर कोर से, कौन सा? रेपेटी, ठीक है। फिर लोअर मेंटल को आउटर कोर से, कौन सा? गुटनबर्ग। कौन सा? गुटनबर्ग। कौन सा? गुटनबर्ग। इसके बाद फिर क्या आएगा? आउटर कोर को लोअर इनर कोर से, आउटर कोर को इनर कोर से, कौन सा? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद करेंगे इसको। जो लेटर हैं तो इनको सबसे पहले याद कर लेना है और इसी से याद कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको किसी नाम के तरीके से बना सकते हैं, इनके फर्स्ट लेटर लेकर के, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे क्या था? क्वेश्चन हमारा किस नंबर का क्वेश्चन था? 44 था शायद। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में 44 में देखिए क्या लिखा है कि गुटनबर्ग। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए फिर से यहाँ पे गुटनबर्ग, ये गुटनबर्ग, ये गुटनबर्ग। तो किसको किसको अलग कर रही है? लोअर मेंटल को आउटर कोर को, लोअर मेंटल को और आउटर कोर को। तो यहाँ पर देखिए कोर और मेंटल, कोर और मेंटल, ठीक है। तो कोर और मेंटल, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। यहाँ पर लिखा पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो किस कारण होगा? घूर्णन के कारण, मतलब अपनी जगह पे घूमना, पृथ्वी का अपनी जगह पर घूमना, उसी से दिन और रात होंगे, ठीक है। अब 46 में देखते हैं क्या लिखा है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो देखिए मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। एक पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मैप, जिसमें देश की बाउंड्री वगैरह, बहुत सारे शहर और राज्य वगैरह, स्टेट वगैरह दिए होते हैं। इसके अलावा होता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होता है? फिजिकल मैप में पहाड़, नदियाँ, ये सब दिया होता है। और एक होता है थीमेटिक मैप। कौन सा होता है? थीमेटिक मैप। आप इसको याद रखेंगे, थीमेटिक मैप का आगे इसका क्वेश्चन भी है शायद, थीमेटिक मैप का। तो इसमें से देखिए जो प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाएगा तो कौन सा हो जाएगा? उच्चावच। इसी को जो फिजिकल मैप है इसी को हम उच्चावच मैप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और थीमेटिक मैप जो होता है, तो थीमेटिक मैप में हम किसी एक विशेष चीज़ के बारे में दर्शाते हैं। मान के चलिए किसी क्षेत्र में फैक्ट्रियों के बारे में दर्शाना है तो फैक्ट्रियों के बारे में दर्शा दिए। कहीं पर झरनों के बारे में बताना है तो बता दिए। डैम के बारे में बताना है तो ये थीमेटिक मैप हो जाएगा, मतलब किसी एक चीज़ के बारे में, विशेष चीज़ के बारे में, तो थीमेटिक मैप होता है, ठीक है। तो 46 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब 47 में देखते हैं अयनांत तथा विषुव इक्विनॉक्स के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ पे समझते हैं कुछ। अब देखिए यहाँ पे इस अर्थ में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आधे में इस तरफ अंधेरा दिख रहा है और आधे में इस तरफ थोड़ा सा लाइट दिख रहा है ना। इस तरफ इसमें लाइट और आगे तरफ अंधेरा। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए यहाँ से जैसे सूरज की रोशनी ऐसे में पड़ रही है, सूरज की रोशनी जब इसमें पड़ेंगी तो इसमें आप देखेंगे कि जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव में, पूरे ध्रुव में प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है, ठीक है। क्यों नहीं पड़ पा रहा है? क्योंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी है। तो ये जो झुकाव है, यहाँ पर देखिए मैं बना रहा हूँ, ये जो झुकाव नज़र आ रहा है, इसके कारण से इस हिस्से में हमारे प्रकाश नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जाएगी रेखाएं ऐसी जाएंगी तो उत्तरी ध्रुव में नहीं पड़ पाएंगी। लेकिन यदि हम यहीं पे दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दक्षिणी ध्रुव में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से रेखाएं पहुंच पाती हैं लाइट की, ठीक है।
प्रकाश की। तो इस समय दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा होगा, इस समय दक्षिणी ध्रुव पे प्रकाश अधिक पड़ रहा होगा और उत्तरी ध्रुव पे प्रकाश कम पड़ रहा होगा। मतलब उत्तरी ध्रुव पे प्रकाश कम पड़ रहा होगा, मतलब सीधी जो सूरज की किरणें हैं नहीं पड़ रही होंगी, मतलब उत्तरी ध्रुव में ठंडी होगी। क्या होगी, ठंडी होगी। और दक्षिणी ध्रुव में सर्दी होगी। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कब की घटना है, ये कब की घटना है हमारी 22 दिसंबर की। कब की है, 22 दिसंबर की। ठीक है, अब 22 दिसंबर में मतलब कि उत्तरी ध्रुव में सर्दी आएगी। क्या आएगी, सर्दी यहाँ पे चालू हो जाएगी। अब इसके आगे देखते हैं, जब सूरज जब पृथ्वी रोटेट करते करते और आगे बढ़ेगी तो पृथ्वी पर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि जो पृथ्वी के जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ने लगेंगी। तो जब सीधी पड़ेंगी तो मतलब उत्तरी ध्रुव में भी बराबर दिन और रात होंगे और दक्षिणी ध्रुव में भी दिन और रात बराबर होंगे। मतलब कि लगभग बराबर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में लगभग बराबर प्रकाश पहुंचेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विषुव, हिंदी में विषुव। विषुवत रेखा के यानी भूमध्य रेखा के ऊपर सीधे सूरज का चमकने लगना विषुव कहलाता है। तो ये कब की घटना है, 21 मार्च की। कब की घटना है, 21 मार्च की। मतलब 21 मार्च को जब ये यहाँ से सूरज ऐसे चलता है तो सबसे पहले अभी दक्षिण की ओर ज़्यादा चमक रहा था, अब दक्षिण से उत्तर की ओर शिफ्ट होगा। जब उत्तर की ओर जब शिफ्ट होगा तो इसमें 21 मार्च को पहली बार जब उत्तर की ओर शिफ्ट हो रहा था तो 21 मार्च को पहली बार इसमें सीधी रेखा पड़ेंगी विषुवत रेखा में। फिर 21 मार्च के बाद ये उत्तर की तरफ ही ज़्यादातर शिफ्ट होते चला जाएगा। मतलब अब उत्तर की तरफ ज़्यादा प्रकाश पड़ने लगेगा। ठीक है, तो अब उत्तर की ओर उत्तरी जो हो तो उत्तरी ध्रुव की तरफ अब सीधी किरणें पड़ने लगेंगी। तो उत्तरी ध्रुव में इस समय गर्मी पड़ेगी और इस समय यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव में सर्दी पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद ये कब की घटना है, यहाँ पे देखिए 21 जून की। कब की, 21 जून की घटना है। ठीक है, 21 जून को मतलब आप ये समझिए कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव में सबसे ज़्यादा तेज जो तो सूरज की किरणें पड़ेंगी और दक्षिणी ध्रुव में इसी टाइम पे सबसे कम किरणें पड़ेंगी। जब यही प्रक्रिया और आगे चलेगी तो अब ये उत्तरी ध्रुव से शिफ्ट होकर के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाने लगेगा। क्योंकि जो सूरज है तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही हमेशा जाता है। कर्क रेखा से ना तो कभी ऊपर जा सकता, ना तो मकर रेखा से कभी नीचे जा सकता। ठीक है, अब ये फिर से दक्षिण की तरफ शिफ्ट होना चालू करेगा और जब दक्षिण की तरफ शिफ्ट होना चालू करेगा तो अब धीरे धीरे प्रकाश दक्षिण की ओर आना हो जाएगा। तो ये 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। 23 सितंबर को फिर से विषुवत रेखा के ऊपर सीधा चमकेगा। ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन थोड़ा सा ढूंढते हैं। यहाँ पे 48 में है, नहीं 48 नहीं है, 47 है। 47 क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे देखिए 21 मार्च को भूमध्य रेखा 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। ठीक है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर होगा। देखिए यहाँ पे फिर से 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर। तो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे 21 मार्च ये है भूमध्य रेखा पर पड़ेगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर और 21 जून को मकर रेखा पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 47 नंबर में देखते हैं 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर और 21 जून को कर्क रेखा पर, ये भी ठीक लिखा है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। लेकिन 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में नहीं होता है। 23 सितंबर को कहाँ होता है, 23 सितंबर को विषुवत रेखा के ऊपर होता है, यानी विषुव होता है। 23 सितंबर को कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और उसमें गलत वाला ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। हालांकि इस किताब में ऑप्शन नंबर शायद 3 दिया हुआ है गलत, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है कि जीरो रेखांश। अब देखिए रेखांश ना, जो देशांतर रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उनको रेखांश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखांश भी बोलते हैं। तो ये देशांतर रेखाओं की बात हो रही है यहाँ पे रेखांश के माध्यम से। ठीक है, तो जो 0 डिग्री रेखांश है वो प्रधान मध्याह्न रेखा है, मतलब टाइम की
टाइम की बात हो रही है, जो टाइम मेरेडियन टाइम जो लाइन है उसकी बात हो रही है, तो ये बिल्कुल सही है। और युग्म सही नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 देखिए, इसमें जो 0 डिग्री रेखांश है वो भूमध्य रेखा, तो ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ऊपर से नीचे वाली, तो वो भूमध्य रेखा कैसे हो जाएगी? भूमध्य रेखा तो ये अक्षांश वाली रेखाएं होती हैं ना, जो ये इस तरीके से बहुत सारी अक्षांश रेखाएं गई हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये जो बीच वाली रेखा है उसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रेखा को हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें 3rd नंबर का ऑप्शन लिखा है कि 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, तो ये भी ठीक लिखा है और ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस परत को बेरी स्फेयर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं इधर। बेरी स्फेयर, अब देखिए यहाँ पे पृथ्वी के जो आंतरिक तरीके से जो पृथ्वी को बांटा गया है वो कई तरीके से बांटा गया है। अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा इसे। यहाँ पे देखिए, ऊपर वाली परत को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। नीचे वाली को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी मेंटल है और ये हमारी क्रस्ट है ऊपर वाली, और नीचे वाली कोर है। क्या है? कोर है। अब यहाँ पे देखिए, जो क्रस्ट है वो सियाल से बनी हुई है। मतलब सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। जो क्रस्ट, मेंटल और कोर, जो ये नाम दिए गए हैं, ये किसके हिसाब से हैं? रासायनिक तत्वों के हिसाब से दिए गए हैं, ठीक है। किसके हिसाब से? रासायनिक तत्वों के हिसाब से, जो पदार्थ इसमें पाए जाते हैं उसके हिसाब से। तो ऊपर वाले को सियाल नाम, यानी सिलिकन और एल्युमिनियम। फिर इसके बाद सीमा, यानी सिलिकन और मैग्नीशियम। कौन सा? सिलिकन और मैग्नीशियम। और इसके बाद नीफे, मतलब निकिल और फेरस। निकिल और फेरस, ठीक है। अब इसमें इसके अलावा और देखते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए दूसरा नाम लिखा है लिथोस्फेयर। क्या लिखा है? लिथोस्फेयर। तो ये जो क्रस्ट है ये हमारा लिथोस्फेयर में आता है। किस में आता है? लिथोस्फेयर में आता है। और यहाँ पे आप एक पतली सी लाइन देखिए, यहाँ पे एक पतली सी लाइन देखिए, ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। क्या है? इसको स्थेनोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दोनों बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है? मीजोस्फेयर। क्या है? मीजोस्फेयर। और इसके बाद लास्ट में क्या है? बायरीस्फेयर। तो हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर जो 49 है वहाँ पे लिखा है कि बेरी स्फेयर, किस परत को बेरी स्फेयर कहा जाता है? किस परत को बेरी स्फेयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरी स्फेयर कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है भूकंप के केंद्र का पता लगाने के लिए कितने भूकंपी स्टेशनों को कितने स्टेशनों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो हमारा आंसर है तो वो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए, 3 स्टेशनों की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, जैसे ये हमने एक अमेरिका का नक्शा लिया है, और अमेरिका में देखिए यहाँ पे मान के चलिए सैन फ्रांसिस्को है। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है। अब इधर पे कोई भूकंप आया होगा, और 3 भूकंप जो भूकंप को नापने वाले जो स्टेशन होते हैं, मान के चलिए 3 स्टेशन हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक सिटी, कोई सिटी है लेक सिटी, और यहाँ पे एक पोर्टलैंड, और यहाँ पे लॉस एंजल्स। ये 3 सिटियाँ हैं। अब इन 3 सिटियों में भूकंप को मापने वाली केंद्र होंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ से भूकंप की जो रेखाएं होंगी वो चलेंगी, भूकंप की जो वेव होंगी वो चलेंगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये तीनों मापेंगे और जहाँ पे ये तीनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे वेव जा रही थी, और ये वेव को इसने ऐसे कैच किया और तीसरे वाले ने ऐसे कैच किया, तो ये इस जगह पे क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। कहाँ पे? इस जगह पे क्रॉस कर रही हैं। तो यहीं पर इसका इपीसेंटर माना जाएगा कि ये यहीं से भूकंप उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन हमारा इसी बारे में था, इसी से रिलेटेड था, ठीक है। तो कितने स्टेशनों की आवश्यकता होती है? 3 स्टेशनों की आवश्यकता होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 50 नंबर तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे।
इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे और बहुत ही जल्दी हम स्टैटिक जीके की जो रामबाण बुक आती है तो उसको भी पूरा करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।